दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directest.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज 10वां नंबर वीडियो है। ये वीडियो सीरीज चल रहा है बीपीएससी टीचर TRE 4.0 के लिए। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, या बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, या 9 to 10 के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें साइंस आते हैं और साइंस का तैयारी कहाँ से करें। तो सबसे अच्छा ऑथेंटिक्स क्या है? NCERT और SCERT। तो ये सीरीज इसी का चल रहा है दोस्त। इसमें 6 क्लास से 10th क्लास तक का टोटल NCERT कंप्लीट करा रहे हैं। 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 क्लास भी लास्ट वीडियो है, आज साइंस का कंप्लीट हो जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF अपलोड कर दिए गए हैं 6 क्लास के, 7 के आज डल जाएंगे इस वीडियो के बाद। इसमें चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं 14, 15, 16, 17 और 18। जी हाँ, 5 चैप्टर टोटल कंप्लीट करेंगे, यानी 5 दूनी 10 टोटल चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो चलिए शांति से थोड़ा सा धैर्य बना के हमारा साथ दीजिए। यही है पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। किसी भी विद्युत परिपथ में यह प्रतीक दर्शाता है बैटरी को, सेलों के समूह को दर्शाता है। ठीक है, बैटरी को दर्शा रहा है, एक से ज़्यादा सेल यहाँ लगा हुआ है। डन है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर क्या चीज़ पर करता है? तार के मोटाई पर, तार की लंबाई पर, तार के पदार्थ पर, इन सभी पर करता है। हर चीज़ पर उसका ऊष्मा निर्धारित होता है। किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रवाह से संभव है परिपथ का टूट जाना, फ्यूज का गल जाना, विद्युत उपकरण का जल जाना, सभी हो सकता है। इनमें से सभी हो सकता है। किसी परिपथ में फ्यूज के गल जाने से होता है कोई धारा प्रवाह नहीं होती है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, कम धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। फ्यूज गल गया है तो धारा कैसे प्रवाह हो जाएगा? क्योंकि तार टूट गया वहाँ से कनेक्शन। स्विच का काम है ऑन ऑफ दोनों होना। स्विच से आप ऑन भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, ऑफ भी कर सकते हैं। विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रेरण नहीं बोलते, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, प्रेरण नहीं, सॉरी गलती से बोला गया। जब तांबे के तार AB से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तार क्या होगा? ये तांबा का तार है, विद्युत धारा जा रहा है, तब बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। अच्छा, बल्ब नहीं पूछा था, क्या पूछा था? तार। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर देना, नीचे जो दे रहा है। ठीक है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल गर्म हो जाए, तार लाल गर्म नहीं होगा, ये गलत है। बिजली का झटका देता है, नहीं, ये भी गलत है। फ्यूज की तरह व्यवहार करता है, नहीं, ये हो जाएगा अपने पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देती है। अगर इसके पास कोई भी चुंबकीय सुई ला के रखिएगा AB के पास में, तो उसको विक्षेपित करेगा, क्योंकि उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न होगा। करा हुआ कथन चुने जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। फ्यूज के बारे में कौन सा सही नहीं है वो चुनना है आपको। सभी भवनों के विद्युत सर्किट में फ्यूज लगाए जाते हैं, सही बात है। विद्युत परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। हाँ, ये भी सही बात है। विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक न्यूनतम सीमा होती है, ये भी सही बात है। यदि किसी सर्किट में एक उचित फ्यूज डाला जाता है तो यदि करंट सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह उड़ जाएगा, ये भी सही है। इसमें इसी में से पकड़ना है कौन सा गलत है। एक मिनट, पकड़ा गया। एक बात बताइए मेरे को, न्यूनतम सीमा तो नहीं होती है, कितना बिजली आएगा? अधिकतम सीमा होती है कि हाँ इतना आएगा, उससे ज़्यादा के लिए फ्यूज लगाया जाता है। 3 ही आंसर होगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 बल्ब ABC पर परिपथ से जुड़े हुए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जब स्विच चालू होगा तो तीनों बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ऐसा कनेक्शन किया हुआ है इसको सीरीज में।
बल्ब सी पहले चमकेगा ऐसा कुछ नहीं है। सभी बल्ब ए बी सी एक ही समय में चमकेगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 9 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। एक ही साथ सभी चमक जाएगा। जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो, स्विच ऑफ किया हुआ है यानी बल्ब नहीं जलेगा। सेल के धनात्मक टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है। सर्किट खुला है जब क्या है? जब स्विच ऑफ है यानी सर्किट खुला है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये भी सही है। कुछ समय बाद धारा प्रवाहित होती है, नहीं। पहला भी गलत है। सेल के धनात्मक टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है, ऐसा कुछ नहीं है। करा इलेक्ट्रिक गैजेट उपकरण सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है? कह रहा है कि हमें कभी भी मेन में जुड़ी बिजली के बल्ब को नहीं छूना चाहिए। भी सही है। हमें कभी भी मेन या जनरेटर या इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी मेन या जनरेटर या इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी तो सही है। हमें कभी भी मेन या जनरेटर या इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए प्रयोग। पता नहीं क्या लिख रहा है। हमें फ्यूज के स्थान पर कभी भी किसी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं, ये सही है। उसका एक स्पेशल बता, हमें कभी भी स्विच ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? फिर से आते हैं। इलेक्ट्रॉन गैजेट उपकरण सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित कौन सी सावधानी बरतनी? अच्छा ठीक, स्विच ऑन स्थिति में नहीं, ऑफ स्थिति में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लिखा है स्विच ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गैजेट उपकरण सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है? पहला तो सही लग रहा है। हमें कभी भी मेन या जनरेटर या इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। क्यों नहीं करेंगे भाई? कर सकते हैं हम। हमें फ्यूज के स्थान पर कभी भी किसी तार का प्रयोग, पर यह भी सही है। हमें कभी भी स्विच ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए। तो सही बात है ना कि ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आप क्या कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरण या सर्किट का उपयोग करते समय, अब उपयोग करते समय आप हाँ यही हो जाएगा। ये हाँ उपयोग का मतलब निकल रहा है ना कि आप जैसे बल्ब जलाना है तो ऑन रखेंगे तभी तो जलेगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं, शायद सॉल्यूशन पर कुछ और भी क्लियर हो पाए। शुरू से सॉल्यूशन पढ़ेंगे सभी का और समझेंगे ज़रा। यह सेलों का संयोजन दर्शाता है जिसे बैटरी कहते हैं। सही बात है, शुरू में पढ़े ही हैं। विद्युत कोष विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है यानी बैटरी से। वैद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक में 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों का संयोजन को विद्युत कोष कहते हैं। कोष मतलब बैटरी को ही बोल रहा है ये हिंदी में, कोष। तार की लंबाई, घनत्व, पदार्थ की प्रकृति, प्रवाही धारा की मात्रा और प्रवाही धारा की अवधि पर निर्भर भी करती है कि कोई भी तार है गलेगा या क्या होगा, उसमें गर्मी कितना उत्पन्न होगा। किसी चालक में उत्पन्न उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तार का प्रतिरोध आगे तार की लंबाई और मोटाई पर भी निर्भर करती है। कितना पतला है, मोटा है तार, उससे प्रतिरोध निर्भर करती है। विद्युत प्रवाह की एक न्यूनतम सीमा है जो सुरक्षित रूप से विद्युत परिपथ में प्रवाह कर सकती है। किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रवाह से संभव है कि परिपथ टूट जाए या फ्यूज गल जाए या उसमें विद्युत उपकरण भी जल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ को प्रतिप्रवाह सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है इसका उपयोग उपकरण की एक श्रृंखला में सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री लेड और टीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार क्या क्या चीज़ से बना है? तो लेड और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। लेड और टीन, माइंड में बैठा लीजिए इसको, बहुत बार पूछा जाता है।
किसी विद्युत उपकरण का उपयोग करने के लिए विद्युत सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है कि जब कोई स्विच चालू स्थिति में होता है तो यह सर्किट को पूरा करता है और करंट को प्रवाहित करने की अनुमति भी देता है। इसी प्रकार एक स्विच बंद स्थिति में होता है तब सर्किट को तोड़ देता है और विद्युत धारा को गुजरने से रोक देता है। डोंट गो आगे। विद्युत चुंबक का सिद्धांत, विद्युत चुंबक का जो सिद्धांत है विद्युत घंटी के संचालन का आधार है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब स्विच को दबाया जाता है तो विद्युत चुंबक सक्रिय होता जाता है, जिससे हथौड़ी गति करता है और घंटे पर प्रवाहित हो जाता है। तो यह हथौड़ी वो घंटी में लगा रहता है, छोटा सा, उसका बात कर रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब तांबे के तार AB से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार अपने पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देती है। ये सही बात है। इसीलिए जब विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऑर्स्टेड साहब ने बताया था, आई थिंक 1820 में बताया था, 1820 के करीब में ऑर्स्टेड ने इसको बताया था। वो कुछ लैब में प्रयोग कर रहे थे और तार टेबल के पास से गुजर रहा था और टेबल के जस्ट तार के पास में रखा हुआ था उनका वो जो क्या बोलते हैं, एक होता है विद्युत सुई लगा रहता है उसमें, और जैसे ही उन्होंने स्विच दिया तो वो उसका वो मैग्नेट हिला, उसमें का चुंबक तो शॉर्ट रह गया। ऐसे कैसे हुआ? फिर कट किया, फिर उन्होंने लाइन दिया। उसी दिन वो प्रूव किए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, बिजली जाने से चुंबक उत्पन्न होता है। सभी भवनों में सभी विद्युत परिपथ में फ्यूज डाले जाते हैं। सभी भवन में परिपथ में फ्यूज तो डाला ही जाएगा। किसी परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाले धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। यदि दुर्घटनावश करंट इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अत्यधिक गर्म हो जाता है और आग लग सकती है। यदि सर्किट में उचित फ्यूज है तो यह उड़ जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा और घटना होने से बचा लेगा। इस प्रकार फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के तरह काम करता है जो विद्युत सर्किट को होने वाले नुकसान से संभावित आग से बचाने का काम करता है। जब स्विच ऑन होता है तो सभी बल्ब ABC एक समय में चमकेंगे। तीनों बल्ब ABC बैटरी से एक श्रेणी में इस प्रकार जुड़े हैं कि इस सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए एक साथ सभी जलेंगे। जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो सर्किट अधूरा होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह खुला हुआ है, सर्किट के किसी भी हिस्से में कोई करंट प्रभावित नहीं हो रहा है। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से नकारात्मक टर्मिनल तक सर्किट पूरा हो जाता है, ताकि सर्किट को बंद कर दिया जाता है और पूरे सर्किट के तुरंत करंट प्रवाहित होने लग जाता है। जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो सर्किट अधूरा होता है, सर्किट के किसी भी हिस्से में कोई करंट प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ क्लियर है। अब आइए 15 नंबर लेसन करते हैं। रुक नहीं सकते क्योंकि 5 लेसन करना है और 5 फिर उसका 10 लेसन टोटल कंप्लीट करना है। साथ इसी तरह बना रहे आपका प्रकाश यानी लाइट। आसान है क्वेश्चन, इजी वे में सारा रिवाइज कर लीजिए। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा आप हैं आपका फोटो उतना ही बड़ा दिखता है, बड़ा या छोटा साइज नहीं होगा। समतल दर्पण का बात हो रहा है तब। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह काम करेगा? तो देखिए उत्तल उठल होता है, इसका ट्रिक जान लीजिए। ऐसे अगर कोई दर्पण है तो ये उत्तल उठल हुआ, देख रहे हैं उठा हुआ है तो उत्तल उठल, हमेशा याद रखिए उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण ऐसे धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो चम्मच का भीतरी पृष्ठ ही ना है तो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो ठीक क्या चीज़ में मारिएगा? अवतल दर्पण कहाँ है? 2 नंबर में है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। समतल दर्पण को आप नहीं उतार सकते, उत्तल और अवतल को उतार सकते हैं किसी पर्दा पर, लेकिन समतल को नहीं उतार सकते क्योंकि ये वर्चुअल बना रहा है इमेज। दंत चिकित्सक किस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का उपयोग करेंगे ताकि एक जगह जो लाइट हो उसका फोकस हो सके। अवतल दर्पण के पास एक गुण होता है, अवतल दर्पण के पास गुण होता है कि प्रकाश कितना कहीं से भी आएगा वो सब एक ही जगह मूव करा देगा। वो कितना भी प्रकाश आएगा सब एक ही जगह से गुजरेगा, एक ही जगह से जाएगा। और इससे क्या होता है, नाक कान मुँह सब देखने में आसान रहता है डॉक्टर को। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? दंत चिकित्सक के द्वारा होता है, टॉर्च में होता है, कारों के अग्रद्वीप में होता है, ये सभी जगह पे होता है, यानी यहाँ नहीं होगा। 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में यानी पीछे देखने के लिए रूप में किस दर्पण का उपयोग करता है? उसको कहते हैं उत्तल का, क्योंकि उत्तल छोटा फोटो बनाता है। उत्तल क्या करता है? छोटा। अवतल बड़ा फोटो बनाता है। समतल बराबर साइज का फोटो बनाता है।
बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया था। बूझो को अपनी छवि स्थिति सीधी और उसी आकार की लगी। अच्छा, सीधा उसी आकार का समतल दर्पण होगा, जबकि पहेली को अपनी छवि सीधी और आकार में छोटा लगा, यानी वो उत्तल होगा। हाँ, उत्तल होगा। इसका मतलब यह है कि बूझो और पहेली दर्पण क्रमशः है, तो क्या होगा, समतल और उत्तल। 3 नंबर, 7 का क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? इसीलिए कहते गौर से सारी क्वेश्चन पढ़िए कि ताकि जवाब दे पाए। वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अवतल और उत्तल का दोनों का उपयोग किया जा सकता है। तो 9 का क्या जवाब दीजिएगा? सॉरी, 8 का जवाब क्या दीजिएगा? कैसा कुछ, एक मिनट। वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? वास्तविक छवि हमको चाहिए, तो वास्तविक छवि के लिए हमको अवतल दर्पण का जरूरत पड़ेगा। वास्तविक फोटो अवतल दर्पण बनाता है। करा, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो वस्तु और दर्पण दोनों बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो ऐसे समझिए, ये है यहाँ से यहाँ पे कोई इमेज है, तो यहाँ इमेज अंदर बनेगा, यहाँ पे है 0.5, तो फिर यहाँ अंदर भी 0.5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ? तो 1 हो जाएगा। 1 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु की विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किस एक का प्रयोग कर सकते हैं? बड़ा छवि आपको देखना है। विस्तृत छवि का मतलब होता है बड़ा छवि। तो देखिए, बड़ा फोटो एक अवतल दर्पण दिखा सकता है, तो लेंस में उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल दर्पण उत्तल लेंस आंसर होगा। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, 2 नंबर आंसर होगा। फिर से सुनिए ट्रिक को, ये कि दर्पण में खाली याद रखिए आपकी बड़ा फोटो कौन बनाता है? अवतल बनाता है, तो लेंस में उल्टा हो जाता है उसका बड़ा बनाने वाला, उत्तल हो जाता है, उत्तल लेंस। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा, जब सूर्य आपके सामने हो, जब सूर्य आपके पीछे हो, जब पीछे तभी तो उसका प्रकाश सामने इंद्रधनुष के रूप में दिखेगा। ये सब ध्यान रखना है बात, क्लास 10th में भी सब मिलेगा आपको पढ़ने को। एक सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? सीधा हो और बड़ा हो, अवतल दर्पण है कि नहीं? आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण एवं एक उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस प्रदान किया गया है। आप इसमें उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं, उल्टा आपको फोटो बनाना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? उल्टा फोटो अवतल दर्पण में बन जाएगा और उत्तल लेंस दोनों में बन जाएगा। फिर से सुनिए, आपको एक उत्तल दर्पण दिया गया है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया गया है, तो आप इसमें से उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये ध्यान रखिएगा। उल्टा छवि के लिए लेंस द्वारा बनाए प्रतिबिंब सीधा होता है। ऐसी छवि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? अब लेंस द्वारा सीधा बनाने के बात कर दिया है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अवतल लेंस। बात समझ में आया ना? क्योंकि जब उल्टा बना रहा था कौन, यहाँ ये आपको बनाना है सीधा, उल्टा बना रहा था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस बना रहा था, यहाँ लेंस की बात किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा सीधा में। ठीक है, सबका डिफिनीशन डिटेल है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि कुछ और नई बात पता चले। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है और सीधा होता है, यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता है। निर्मित प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के एकदम समान होता है, दोनों एकदम बराबर होता है। कह एक चम्मच की भीतरी सतह एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, जबकि बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि बाहरी सतह उत्तल उठा हुआ रहता है। जब आप चम्मच के पीछे भाग को देखते हैं तो आपको अपना एक सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि धातु का परावर्तक वक्र पृष्ठ अपसारी दर्पण का कार्य कर रहा है। फिर से सुनिए, जब आप चम्मच के पिछले भाग को देखते हैं, यानी आप देख रहे हैं उत्तल को देख रहे हैं, तो आपका वो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। बात समझ में आ रही है? छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा
और यही कारण है कि जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है यही वाला लगा रहता है, उत्तल दर्पण ही लगा रहता है, क्योंकि अब सारी ये दर्पण का कार्य कर रहा है वो। समतल दर्पण को समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है। केवल वास्तविक छवि को ही प्राप्त किया जा सकता है स्क्रीन पर। वास्तविक छवियाँ तब बनती है जब प्रकाश किरणें एकत्र होकर छवि बनाती है। केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। गौर से सुन लीजिए, केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है, माइंड में रखिएगा, उत्तल दर्पण नहीं मारिएगा। दंत चिकित्सक एक दर्पण का उपयोग करते हैं जो उसके रोगी को दांत को देखने में बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प अवतल दर्पण होगा, जो एक अभिसारी दर्पण है, क्योंकि यह एक बिंदु पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित करता है। जब एक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो दांतों की अच्छी तरह से जांच करने में बनता है, आराम से डॉक्टर देख सकता है। जब दर्पणों का व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल और मोटर वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च लाइट और रेलवे इंजन आदि के रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का बड़ा कोई चीज़ करना हो तो वहाँ प्रयोग किया जाता है। प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, इसलिए परावर्तन होने के बाद प्रकाश किरणें उच्च तीव्रता के समांतर प्रकाश पुंजों के रूप में बड़ी दूर तक यात्रा करती है। ये समझे क्या? नहीं समझे, हमको पता है, हम समझाते हैं अब आपको। यहाँ पे रखा जाता है बल्ब को, बल्ब प्रकाश देगा, ये पूरा में अंदर लगा रहता है क्या? अवतल दर्पण। अब जैसे ही लाइट निकलेगा इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पीछे जा के पड़ेगा और सारा एकदम सामने ऐसे आ जाएगा, समांतर सामने, और बहुत दूर तक लाइट जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए बल्ब बीच में होता है। ये हेड लाइट में आगे रहता है, नीचे जाके देखिएगा 4 व्हीलर के या मोटरसाइकिल के आगे देखिएगा बल्ब लगा रहता है, उसके पीछे एक शीशा जैसा दिखेगा, यही रहता है। यहाँ का उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पार्श्व के रूप में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है और सीधा दिखाता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाया जाता है, इसीलिए हम मोटर वाहनों के उत्तल दर्पण का उपयोग करके पीछे के छोटे और सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। बड़े बड़े ट्रक का साइज भी छोटा दिखाता है। समतल दर्पण से बनी छवि सीधी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए बूझो एक समतल दर्पण दिया गया। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा तथा आकार में छोटा होता है, अतः पहेली को उत्तल दर्पण दिया गया। आगे कहा जा रहा है, स्क्रीन पर बनी छवि वास्तविक छवि कहलाती है। समतल दर्पण से बनी छवि को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता समतल वाला को। ऐसी छवि आभासी यानी काल्पनिक होती है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वस्तु के आकार से छोटा और बड़ा हो सकती है। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकती है, अवतल में दोनों हो सकती है, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं है। समतल तथा उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दे सकते हैं, हमेशा वो काल्पनिक ही देते हैं। दर्पण द्वारा बनी छवि दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये है समतल दर्पण का, इसीलिए मैंने बताया था 1 मीटर यहाँ भी जोड़कर निकाल दिया गया है। मज़ा आ रहा है दोस्तों? तो थोड़ा क्या कीजिए, हिट कीजिए, मतलब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। देखिए, हम डायलॉग चुटकुला नहीं सुना सकते, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पढ़ानी रहती है एक वीडियो में, क्योंकि मुझे 10th क्लास तक कंप्लीट करा के फिर पूरा रिवीजन कराना है, मुझे आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू करना है, एडवांस क्वेश्चन लेकर आना है एक्स्ट्रा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना है। इसीलिए इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। बस आप प्यार दुलार अपना बनाए रखिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, कुछ दोस्तों मित्रों में शेयर करवाइए, यही सब तो मेरा प्यार है। करा किसी वस्तु की विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण या लेंस में उत्तल हो जाता है। अवतल दर्पण को वस्तु के निकट रखने पर वस्तु से बड़ा आभासी छवि बन सकता है, मतलब बड़ा साइज का। उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों होती है, जिसका अर्थ है कि छोटा और आवर्धित दोनों बनाई जा सकती है। इंद्रधनुष तभी बन सकता है जब आपके पीठ के सूर्य हो। आमतौर पर जब बारिश के समय होता है तो सूर्य की प्रकाश नीचे होती है। इंद्रधनुष के सफ़ेद रंग में 7 रंग दिखाई देने लगता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। ये सभी रंग इंद्रधनुष में दिखाई देने लग जाते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फिर से माइंड में रखिए, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधा हो जाते हैं पीछे जाके और बहुत बड़ा हो जाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांत की
दांत की बढ़ी हुई छवि देखने के लिए किया जाता है, यानी बड़ा फोटो दिखेगा, एक छोटा सा रहता है, मुंह में घुसा के देखते हैं डॉक्टर अवतल दर्पण से। कहा जाता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण और लेंस में उल्टा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस दोनों द्वारा बनाई जा सकती है। लास्ट का था कि अवतल लेंस सदैव वस्तु की तुलना में सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की बात कर रहा है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को लेंस के बहुत करीब रखा जाता है तो बनने वाली छवि आभासी, सीधा और आवर्धित होती है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लेसन पर आ जाइए। इस लेसन का नाम है 16 अमूल्य संसाधन। बहुत चीज़ है इस दुनिया में और वो सारे भगवान ने हम लोग के लिए दे रखा है। अमूल्य संसाधन बोलते हैं इसको, मतलब बेशकीमती रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शाता है? नल सूख रहे हैं, दर्शा रहा है। पानी लेने के लिए लंबी कतारें, दर्शा रहा है। पानी की मांग के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शन, दर्शा रहा है। एक परिवार को प्रति व्यक्ति दिन 3 बाल्टी पानी मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हमारा यही हो जाएगा रियल में। इसमें सूखा का तो पता नहीं चल रहा था। पृथ्वी पर समुद्र महासागर पानी, गौर से सुनिएगा, पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत ही कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत मोटे तौर पर कितना है जो हमारे लिए उपयोग है? तो यह है 0.006% मात्र अवेलेबल है। कितना है? 0.006% हमारे लिए आमतौर पर अवेलेबल है। बहुत लोग ये नई डाटा जानते रहे होंगे। कर निम्नलिखित में से कौन सा पानी का तरल रूप नहीं है? तरल रूप नहीं है। हिम तरल रूप नहीं है, ये बर्फ है। झील का पानी ये तरल है। नदी का पानी तरल है। जल वाष्प ये भी नहीं है तरल। बर्फ भी तरल नहीं है। तो जिसमें यह तीनों होगा वही आंसर हो जाएगा। कर एक आदमी ने एक जलाशय के पास जमीन खोदते हुए पाया कि मिट्टी नम थी। जैसे जैसे वो गहरी खुदाई करता गया वो उस स्तर पर पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच सभी जगह पर पानी से भर गई। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। यह परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। 4 का आंसर क्या दे दीजिएगा आप? जल तालिका। ठीक है, इसको जल तालिका के नाम से जानते हैं। थोड़ा अजब सा नहीं लग रहा है? कोई नहीं, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका है? अच्छा रूप से, आर्थिक रूप से करने का तरीका है बावरियों का निर्माण, वर्षा जल का संचयन। ये सबसे अच्छा है। नहीं, आर्थिक रूप से कहा है, पैसा बचाने वाला ड्रिप सिंचाई हो जाएगा। आर्थिक मतलब पैसा होता है, तो पैसा बचाने का स्रोत क्या है? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई से बूंद बूंद पानी गिरता है पौधा के जड़ के पास और पानी बर्बाद नहीं होता है। तो आंसर 3 होगा। मैं देख नहीं पाया था। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को। बताया था इससे पहले भी हम एक बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की मात्रा कितना है? मतलब एक व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए प्रत्येक दिन? तो आंसर हो जाएगा 50 लीटर। कितना कम से कम मिलना चाहिए? 50 लीटर। हर बूंद मायने रखती है, किससे संबंधित नारा है? हर बूंद मायने रखती है, बताइए। पानी के महत्व से संबंधित है। जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जल चक्र में शामिल क्या नहीं है बताइए तो? वाष्पीकरण, संघनन, बादलों का निर्माण है। वर्षा जल संचयन नहीं है जल चक्र में, क्योंकि संचयन करने का मतलब है आप पानी को बचा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन जमीन में वर्षा जल के रिसाव को रोकता है? एक पक्का फर्श, खेल का मैदान, घास का लॉन, वन भूमि। एक पक्का फर्श। पक्का फर्श के नीचे पानी कैसे सूखेगा? संभव नहीं है कि सूखेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, कपड़े धोने वगैरह वगैरह के लिए 50 लीटर पानी को कहा गया कि एक व्यक्ति को लेना चाहिए। यदि मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी पानी है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी की उपलब्धता तो कम नहीं दर्शाती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% पानी बर्फ से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है 71% भाग। पृथ्वी पर लगभग सारा पानी समुद्रों, महासागरों, झीलों, नदियों, झीलों, बर्फ की चोटियों, भूजल के रूप में वायुमंडल में मौजूद है।
आगे कहा जा रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का लगभग 0.006% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। हिम और बर्फ पानी के ठोस रूप है, जबकि जल वाष्प पानी के गैसीय रूप है। इसीलिए झील का पानी, नदी का पानी जो है तरल रूप है। आगे कहा था भूमिगत सतह पर ऊपरी स्तर जिसमें मिट्टी या चट्टानें अस्थायी रूप से पानी भरी रहती है जल स्तर कहलाती है। जल स्तर स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, जब किसी स्थान पर इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। मुझे लग ही रहा था कि गड़बड़ आंसर 4 का है। चलिए अब सही करते हैं। इसका आंसर वहाँ भी गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इसको जल स्तर बोलेंगे। जिस जगह पे पानी निकल जाएगा उसको जल स्तर बोला जाता है, जल तालिका नहीं। बावरियों का निर्माण, फिर से सुनिए, बावरियों का निर्माण और वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के तरीके हैं। पानी के जमीन में रिसने की प्रक्रिया को अंतः संदयन कहलाता है, संयंदन कहलाता है। ये बहुत लोग नहीं जानते, जानिए पानी के जमीन में रिसने की प्रक्रिया को क्या अंतः संदयन कहा जाता है। ये तरीका भूजल को रिचार्ज करने का मदद करता है, यानी फिर से पानी नीचे ज़मीन में पूर्ति हो जाता है। ट्यूबों का उपयोग करके पौधे की पानी देने की एक तरीका है, जिससे धीरे धीरे पानी जड़ के पास पहुँचती है और इससे बहुत फायदा होता है। इसी को ड्रिप सिंचाई के नाम से जानते हैं। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जल संरक्षण के महत्व की ओर काफ़ी ध्यान देना आकर्षित के मनाया जाता है, ताकि हम और आप बचाए जल को। आगे था संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने के कपड़े धोने के लिए 50 लीटर पानी को निर्धारित किया गया है कि भाई प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। हर बूंद मायने रखती है। यह नारा पानी महत्व के लिए है। पानी कमी दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है और इसको दूर करने के लिए बहुत लोग बहुत तरह तरह के प्रयास करते हैं और कुछ गलत हाँ यही है। जल चक्र महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों से भूमि से जल वाष्प निकाय में घूमते रहना, मतलब वाष्प बनना, पानी को ऊपर जाना, फिर वर्षा के रूप में नीचे आना, फिर ऐसा होते रहना। वाष्पीकरण, संघनन और बादल का निर्माण शामिल है इसमें, ये सब चीज़। चलिए 17 लेसन देखते हैं। कह रहा है वन हमारी जीवन रेखा, यानी फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। निम्न में से कौन सा पेड़ औषधीय है? आपसे पूछ रहा औषधीय पौधा कौन सा है, बता पाएंगे क्या? जी सर बता पाएंगे। नीम का पेड़ औषधीय है, छोटा बच्चा भी बता देगा। निम्न में से किस पेड़ का इस्तेमाल गोंद निकालने के लिए किया जाता है? गोंद कहाँ से निकलता है? तो कहिएगा बबूल के पेड़ से गोंद निकलता है। जी हाँ, बहुत लोग नहीं जानते, जानिए बबूल के पेड़ से गोंद निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेल निकालने में काम में आ सकता है? किस लकड़ी से तेल निकाला जाता है? चंदन का तेल निकाला जाता है। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का रिक्त स्थान का जीव संभव है? घास के कीट का कीट को मेढक का, मेढक को सांप खा सकता है, सांप को उकाब खा सकता है। ऑप्शन में क्या क्या देख लेते हैं। सर्प ही है ऑप्शन में, तो आंसर क्या मार दीजिएगा? सर्प मार दीजिएगा 4 नंबर। 5 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में पादप पेड़ पौधा को हिरन खाएगा, हिरन को मछली नहीं खाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पादप को मेढक खाएगा, मेढक को सांप, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी गड़बड़ लग रहा है, मेढक पादप नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। पादप खरपतवार, मछली, ये भी नहीं, ये सही है। पादप यानी पेड़ पौधा को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खा जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्माण होता है। प्रथम पोषी स्तर शाकाहारी होता है ना, पेड़ पौधा को जो खाता है वो शाकाहारी होता है। नहीं, उत्पादक से लेंगे, प्रथम पूछा है, सॉरी, पोषक स्तर। उत्पादक होता है जो स्वपोषण करता है, यानी कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषण करने वाला, फोटोसिंथेसिस, उत्पादक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं? हरे फेफड़े के रूप में जंगल, वन। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? वन। बूझो ने अपने सहपाठियों और अपने शिक्षकों के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का दौरा किया, घूमने गया, जहाँ वो जैसा ही वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे उसके कक्षा शिक्षक ने उसे कहा कि वे जंगल में शोर ना करें, क्योंकि शोर से परेशानी हो सकती है। पक्षी जानवर किसको हो सकता है? आसान सा क्वेश्चन है, पक्षी और जानवर दोनों को हो सकता है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। पौधा को तो कोई शोर से मतलब है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वन प्राणी सबसे छोटा है? वन्य प्राणी सबसे छोटा कौन सा है? इन ऑप्शन के हिसाब से बताइए तो। शाही हो जाएगा सबसे छोटा। बाइसन क्या है नेट पे सर्च करके देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होगा? एक पेड़, एक लता, पर्वतारोही, एक झाड़ी। बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया। पेड़ का सबसे मजबूत रहता है, सॉरी 1 सेकेंड,
जी आ गया क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिए, बस आ गया। निम्नलिखित में से क्या जंगल से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं किया जा सकता? जंगल में प्राप्त लकड़ी से क्या नहीं, कागज़ तो बन सकता है, थर्मोकोल, माचिस की तिल्लियाँ, प्लाईवुड। थर्मोकोल नहीं बन सकता है क्योंकि थर्मोकोल प्लास्टिक जैसा चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? पेड़ का नाम नहीं है, साल, कचनार, शाही। शाही एक जानवर का नाम है, सौगन, ये सब पेड़ था। निम्नलिखित में से वह विकल्प, अरे यार सॉरी भाई, निम्नलिखित में से, इसको ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो हो ही गया था, शाही था आंसर। निम्नलिखित में से वे विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर के नाम देता है। पहला ही हो जाएगा, सेमल एक पेड़ का नाम है और हॉर्नबिल एक जानवर का नाम है। कौन सा उत्पाद जंगल से प्राप्त नहीं होता है? शहद, गोंद, अदरक, कत्था। जंगल से नहीं होता, ऐसे बताइएगा। अदरक नहीं जंगल में होता है, हम लोग उगाते हैं। किसी पेड़ के तने के ऊपर का शाखा युक्त भाग क्या कहलाता है? शाखा युक्त भाग को क्या कहा जाता है? मुकुट के नाम से जानते हैं, मुकुट। वह वन जिम्मेदार नहीं है, वन जिम्मेदार नहीं है। क्या चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है वन? बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं अब इसका। नीम के तने का हर एक भाग शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, चाहे वो छाल हो, जड़ हो, पत्ता हो, बीज हो, फल हो। इसका नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट इतना सारा गुण पाया जाता है। नीम का असर इतना प्रभावित होता है कि यह सांप के जहर के प्रभाव को भी कम कर सकता है। अंडरस्टैंड। बबूल के पेड़ का इस्तेमाल गोंद निकालने के लिए किया जाता है। बबूल गोंद वजन घटाने, डायरिया, मधुमेह जैसी बीमारियों में मदद करता है। बबूल के तने और शाखाओं से गोंद निकाला जाता है, जो कि मार्केट में बेचा था। हम और आप गोंद के नाम से जानते हैं, उसको खरीद के खाते भी हैं। आसवन द्वारा चंदन के वृक्ष से सुगंधित तेल निकाला जाता है। वृक्ष की आयु वृद्धि के साथ साथ उसके तनों और जड़ों को लकड़ी में सुगंधित तेल का भी अंश बढ़ जाता है। बहुत सारे पेड़ में होता है, ऐसा नहीं कि चंदन में ही सिर्फ होता है। एक खाद्य श्रृंखला में अनुक्रमिक चरणों की संदर्भित करता है, जो नीचे उत्पाद के रूप में दिखा रहा है। जैसे घास को कीट खाएगा, मेढक खाएगा, सर्प खाएगा, उसका उकाब खाएगा। उकाब को आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं किस तरह के जानवर है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाता है कि ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों से उपभोक्ता तक तथा उपभोक्ता से कवक जैसे विघटित पदार्थों में कैसे स्थानांतरित होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार उत्पादक हुआ, पौधे जो है उत्पादक हो गए, हिरन हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, शेर हो गए द्वितीयक उपभोक्ता, और आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा अगर शेर को भी कोई खाएगा तो। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषीय स्तर उत्पादक कहलाता, जो सारे हरे पौधे थे। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि सूर्य से उत्पादक द्वारा उत्पादों से उपभोक्ताओं तक तथा उपभोक्ता से अपघटक तक ऊर्जा का कैसे स्थानांतरण होता है। 1/10 पार्ट ऊर्जा आगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ते रहता है। जंगल प्रकृति में हरे फेफड़े और जल शुद्धिकरण प्रणाली के रूप में काम करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा माध्यम में ऑक्सीजन को मेंटेन कर रखता है। यह वातावरण और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बनाए रखता है, इसीलिए वनों को फेफड़े के रूप में भी हम लोग जानते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो को समझिए, मैं ज़्यादा इस पर क्या मैं बोलता रहूँ, बात को झुट्टे के समय लैप्स करूँ, इसलिए बस पढ़ता जाता हूँ, थोड़ा बहुत समझाता जाता हूँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा लगता है। बच्चों को चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शोर जंगल में रहने वाले पक्षी और जानवर को परेशान कर सकता है। उसके बाद परेशान होने के बाद वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लोमड़ी, सुअर, बाइनस की तुलना में शाही सबसे छोटा है। शाही बड़े स्थलीय कृंतक है, जो कि अपनी तेज कलमों या संशोधित बालों के लिए जाने जाते हैं। उसका बाल देखिएगा तब कांटा की तरह होता है, किसी भी जानवर को गिरा देता है। पेड़ का तना बहुत मजबूत होता है, जो इसे फूटने से बचा लेता है। लता में पौधे अधिक नहीं चढ़ते हैं, कमजोर तने के कारण जमीन पर फैलते रहते हैं। पर्वतारोह में मजबूत लकड़ी के तने की उपस्थिति होती है। झाड़ियों का तना कमजोर होता है। जंगल में प्राप्त लकड़ी से प्लाईवुड बना सकते हैं, लकड़ी के ईंधन बना सकते हैं, बक्से, कागज, माचिस, सब फर्नीचर वगैरह तैयार किया जा सकता है। थर्मोकोल एक सिंथेटिक उत्पाद है, जो कि पॉलीस्टाइनिन से बनाया जाता है। यह एक प्राकृतिक उत्पाद नहीं है, मैनमेड चीज़ है वो। आगे कहा जा रहा है, साल, सागौन, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि वृक्ष के नाम है। शाही जो होता है, पोर्क्यूपाइन, पृथ्वी पर सबसे बड़े कृदंतों में से एक है। साल, सेमल, खैर, नीम और पलाश पेड़ों के नाम है। हॉर्नबिल, चिंकारा और ब्लू बुल
ये जानवर के नाम है। शहद, शहद छत का मोम, लकड़ी की मूर्ति, कत्था गोंद वन से प्राप्त होता है। अदरक खेती आमतौर पर खेत में की जाता है, इसलिए हम वन के लिए इसको नहीं रखते। वन में होता होगा बट वहाँ से हम प्राप्त नहीं करते। किसी पेड़ के तने के ऊपर के शाखा युक्त भाग को पेड़ के मुकुट के रूप में जाना जाता है। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत की तरह दिखती है। जंगल में अलग अलग पेड़ों के मुकुटों बनी इस संरचना को छत्र कहा जाता है। ह्यूमस एक काला कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और पशु पदार्थ के क्षय होने पर मिट्टी में बनता है, ह्यूमस बोलते हैं उसको। जंगल में भोजन, आश्रय, पानी और औषधियाँ प्राप्त करते हैं। जंगल वर्षा जल में प्राकृतिक अवशोषक के रूप में भी कार्य करते हैं और इसे रिसने देते हैं और पूरे वर्ष जल स्तर को बनाए रखने में काम आता है। जल स्तर जो जमीन के अंदर होता है उसे बनाने में बहुत काम आता है। वन न केवल बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं बल्कि नदियों में पानी के प्रवाह को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। लास्ट जो चैप्टर है हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं 18वां लेसन। 18 लेसन कंप्लीट तो हमारा पूरा NCERT दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। अपशिष्ट जल की कहानी, जो अपशिष्ट नालों में बहता है जल, उसका कहानी सुनते हैं। निम्न में से कौन अकार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक बोल रहा है, तेल है, फॉस्फेट है, मानव मल है, यूरिया है। अकार्बनिक आपसे पूछ रहा है तो फॉस्फेट हो जाएगा और सभी चीज़ कार्बनिक है। कार्बनिक होता है जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है या जानवरों से। कौन सा जीव बर्मी प्रसंस्करण शौचालयों में मानव मल को बर्मी केक में परिवर्तित कर देगा? केचुआ। बर्मी कंपोस्ट का जब भी नाम लिया जाएगा केचुआ ही वहाँ पे आएगा जो खाद बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक कारण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। बातन हो गया, निस्पंदन हो गया, क्लोरीकरण हो गया, इससे जल का उपचार होता है। निम्नलिखित में कौन प्रदूषित जल जनहित रोग है? टाइफाइड है, जो मेरे को अभी हो रखा था कुछ दिन पहले। मैं इतना बीमार था, अभी भी दवा खा रहा हूँ ढेर सारा, 7 टैबलेट एक दिन में खा रहा हूँ, 2 सिरप पी रहा हूँ। टाइफाइड गंदगी जल के कारण हुआ। हैजा भी होता है और हेपेटाइटिस भी होता है। ये सभी आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रदूषित जल नहीं होना चाहिए। कहाँ से मेरे शरीर में गया मुझे भी नहीं पता चला। अपशिष्ट जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ओजोन, क्लोरीन, UV प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो 5 का आंसर क्या दीजिएगा? उपयुक्त सभी से क्या हो सकता है? पानी साफ हो सकता है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान नाम की मुहिम कब शुरू किया है? स्वच्छ भारत अभियान, ये भारत कब शुरू किया गया? इतना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 2017 से शुरू हुआ था, याद रख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। स्वच्छ भारत कब से शुरू हुआ था? आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल है? क्षतिग्रस्त नल से पानी टपकता है, सावर से पानी निकल रहा है, नदी में बहता पानी, कपड़े धोने से पानी निकल रहा है। आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा आंसर। अपशिष्ट जल, जो खराब हो चुका है जल, तो कपड़ा धोने का पानी निकल रहा है वो अपशिष्ट हो गया। सीवेज मुख्य रूप से है, सीवेज नाला के पानी बोलते हैं। ठोस और गैस का मिश्रण, गैस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट। तरल अपशिष्ट होता है सीवेज, नालों में बहते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद है? बायोगैस, कीचड़। बायोगैस और कीचड़ दोनों वायुयान। वायुयान क्या होता है? 9 का आंसर क्या दीजिएगा? यही, बायोगैस भी और कीचड़ भी। बहुत सारा गैस भी निकलते रहता है नालों के पास। आप देखते होंगे गर्मी के दिन में कभी FCT वगैरह में गए होंगे तो। खुली नाली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? जीवों जो बीमारियों का कारण बनाते हैं, उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ के लिए क्या है? खुला हुआ नाला है, वहाँ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल अनेक जनित बीमारियों का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है जो जल के कारण होता है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस भी होता है, यानी अस्थमा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या दीजिएगा? अस्थमा। ये वातावरण में गंदगी कारण होता है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ने के कारण। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से एक रसायन चुने। क्लोरीन सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए। क्लोरीन है तो यही हो जाएगा। कोयला भी है लेकिन क्लोरीन सबसे अच्छा है, क्लोरीन ऑप्शन में था। कह रहा है घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तल से तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? सीवरेज बोलते हैं इसको, सीवर नहीं, सीवरेज। निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? यूरिया, सब्जी का अपशिष्ट, कीटनाशक, फॉस्फेट। मुझे पता है आप जवाब दे पाएंगे। फॉस्फेट हो जाएगा। यह अशुद्धियों के रूप में है, अकार्बनिक है। एक निस्पंदन संयंत्र में पानी को परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है।
रेत और मिट्टी, मिट्टी और बढ़िया बजरी, रेत और बढ़िया बजरी, रेत बारीक बजरी और मध्य बजरी। 4 आंसर हो जाएगा। इस तरीका का जितना लेयर बाय लेयर देंगे उतना अच्छा साफ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? जल का स्रोत नहीं है। सीवर, घर, उद्योग, अस्पताल। सीवर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोल्यूशन पढ़ के अच्छा कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करते हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ बायोडिग्रेडेबल है और इनमें मानव मल, तेल, पशु अपशिष्ट, यूरिया, मूत्र हो गया, मल, सब्जी अपशिष्ट, खाद्य कण आदि शामिल है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, गैर निम्नीकरणीय बोलते हैं इसको, और इसमें धातु, फॉस्फेट, नाइट्रेट वगैरह वगैरह आ जाता है। वर्मी संस्करण शौचालय में मनुष्यों और के मल मूत्रों को केचुआ द्वारा खाया जाता है और इस प्रक्रिया में मानव मल पूरी तरह से केचुआ के वर्मी कंपोस्ट के रूप में बन जाता है। वर्मी केक जो होता है मिट्टी में जरूरी के अनुसार प्रयोग करते हैं और जो फल सब्जी वगैरह होता है बहुत अच्छा उर्वरक के रूप में काम करता है और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। निस्पंदन, बातन और क्लोरीकरण अपशिष्ट जल उपचार के 3 चरण हैं। निस्पंदन अपशिष्ट जल का उपचार का पहला चरण माना जाता है। निस्पंदन के दौरान रेत, बजरी, मानव धुलाई और तैरती सामग्री जैसे ठोस कण पूरी तरह से पानी को हटा दिए जाते हैं। बातन अपशिष्ट जल उपचार का दूसरा चरण है। बातन के दौरान हवा को अपसादन टैंक की ठोस अशुद्धियों पर प्रवाहित किया जाता है जो जम जाती है। कीचड़ और अपशिष्ट जल उपचार का अंतिम चरण क्लोरीकरण है। क्लोरीकरण के दौरान अपशिष्ट जल में मौजूद सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए अपशिष्ट जल के क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में जाके क्लोरीन मिला के सूक्ष्मजीव को मार दिया जाता है जितने भी कीड़े होते हैं। करा हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सभी प्रदूषित जल से जनित रोग है। अन्य जल जनित रोग और भी दनिए दस्त हो गया, पेचिस हो गया, पोलियो और मेनिंजाइटिस शामिल है। ये सब गंदगी जल के कारण होता है। आगे कहा जा रहा है हेपेटाइटिस ए वायरल HAV और हेपेटाइटिस ई वायरल HEV ज़्यादातर दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरल HBV संक्रमित रक्त, वीर्य और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकता है। ओजोन, क्लोरीन और UV प्रकाश का उपयोग अपशिष्ट जल को सूक्ष्मजीवों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। UV प्रकाश सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को नष्ट कर देता है जो उन्हें प्रजनन करने से रोकता है। आगे कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। एक मिनट। सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर नरेंद्र मोदी ने किया था 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया। एक मिनट। 6 का क्वेश्चन इसका आंसर गलत हम लोग वहाँ बोले थे। ठीक है, ये 2014 होगा दोस्त, गलत दिया हुआ है आंसर इसका। ठीक है, 2014 आंसर होगा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। आगे कहता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF भारत को प्राप्त करना था। स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। झाग से भरपूर तेल से मिश्रित काला भूरा पानी जो सिंक, शावर, शौचालय, लॉन्ड्री से नालियों में बहता है गंदा होता है जिसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। ये सब चीज़ समझ रहे होंगे। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार के रूप में जाना जाता है। सीवेज एक तरल अपशिष्ट है, इसमें से अधिकांश पानी है। इसमें अशुद्धियाँ घुली और निलंबित रहती है। यह घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल होता है। इसमें बारिश का पानी भी शामिल है। तूफानों या भारी बारिश के दौरान सड़क पर बह गया हो। आगे कहा जा रहा है अपशिष्ट जल उपचार के उप उत्पाद कीचड़ और बायोगैस होते हैं। मल जैसे ठोस पदार्थ तल पर कीचड़ के रूप में जमा हो जाते हैं। कीचड़ को एक अलग टैंक में स्थानांतरित किया जाता है जहां से एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया में
उत्पादित बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में बिजली बनाने के लिए उत्पादन में किया जाता है। खुली नालियों की स्वच्छ परिस्थितियां मक्खियां, मच्छर और अन्य कीड़े पनपते हैं और अनेक बीमारियां फैलाते हैं। खराब स्वच्छता और दूषित पेयजल बड़ी संख्या में बीमारियों का कारण बनता है। बीमारी का नाम बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखने का पूरा कोशिश कीजिए। जल जनित रोगों में जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस और पेचिस शामिल है। अस्थमा एक श्वसन रोग है, इसका प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। आगे कहा जा रहा है वितरण प्रणाली में छोड़ने से पहले पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। सीवरेज बड़े छोटे पाइपों का नेटवर्क है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल को उत्पादन स्थल को निपटान स्थल यानी उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए किया जाता है। सीवेज एक जटिल मिश्रण है जिसमें क्या क्या है, निलंबित ठोस पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, सैप्रोफाइट्स और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातु जैसी अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है। निस्पंदन संयंत्र फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी के बीच परतों से फिल्टर किया जाता है। वे एक परत बनते जाते हैं ताकि कुशल और निस्पंदन हो सके। परत अलग अलग रहता है ताकि धीरे धीरे पानी स्वच्छ होता चला जाता है। आगे लास्ट टॉपिक कह रहा है कि सीवेज के पाइप जो सीवेज ले जाते हैं, सीवेज तरल अपशिष्ट है। उद्योग, घरों, उद्योग, अस्पतालों, कार्यालय और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट मल को पाइप के नेटवर्क द्वारा माध्यम से सीवेज प्रणाली में स्थानांतरित किया जाता है। आइए हम लोग SCERT के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसको भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। चैप्टर है 14 नंबर, पौधों में संवहन। ठीक है, हाँ यहीं से करना है। तो पौधों में संवहन के बारे में कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ये तो अभी चैप्टर के नाम से ही पकड़ सकते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन, संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। पौधे में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक उत्तक होते हैं। संवहन कौन कराएगा? सोचिए और जवाब दीजिए। फ्लोएम। फ्लोएम फूड को फैलाता है, भोजन की बात किया था। ठीक है, करा पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। यह क्रिया पौधे में जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। लेकिन पके हुए भोजन की बात करेंगे, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी दोस्त, गलत क्लिक हो गया था। बस थोड़ा देर अब लग जाएगा मुझे फिर से वहाँ तक पहुँचने में। बस आ गया, लास्ट ही है ना, इसलिए तुरंत पहुँच गया। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है, पौधे में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन के अणुओं को विभिन्न भंडारण अंगों, जड़ों, तने, फलों में इन्हें संवहनी उत्तक की मदद से ले जाया जाता है, जिसे फ्लोएम के नाम से जानते हैं। फ्लोएम संवहनी पौधों में जीवित उत्तक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने घुलनशील कार्बनिक यौगिकों का स्थानांतरण पौधे के हर एक भाग में ले जाकर करता है, जिससे पेड़ क्या करता है, आसानी से स्टोर कर रखता है भविष्य के लिए। और 15वां लेसन है जीवों में श्वसन। मछली में श्वसन के लिए अंग क्या है? तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, उसमें श्वसन के लिए क्या है, गल्फरा है। आगे कहा जा रहा है श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गल्फरे मछली के श्वसन अंग होते हैं। वे गैस के आदान प्रदान के मध्यस्थता के बीच में काम करते हैं। ये मुंह के किनारे पर स्थित होते हैं दोनों तरफ, और पंख संरचनाओं जैसे और गिल रेशे में बने होते हैं जो गैस के आदान प्रदान के लिए एक बड़ी मात्रा में आसानी से स्पेस देते हैं। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कहा जाता है जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 20.91 यानी 21% ऑक्सीजन होता है, 0.04% या कभी कभी 0.03% भी दिया रहता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 79 या 78% नाइट्रोजन होता है, और भी चीज़ मौजूद होता है। जबकि जो हवा छोड़ा जाता है उसमें 16.49% ही ऑक्सीजन होता है, यानी और हम लोग यूज कर जाते हैं, और 4.49% कार्बन होता है। कार्बन का संख्या बढ़ जाता है और नाइट्रोजन जितना था उतना ही रहता है। तो यहाँ पे दोस्त देखा जाए तो कंप्लीट होता है आपका पूरा 7 क्लास। PDF आपको अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैथ का अगर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैथ का सीरीज़ भी देख सकते हैं। पूरा वहाँ पे 6 क्लास कंप्लीट है, 7 क्लास भी कंप्लीट होने को है।
हाँ, आजकल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपके साथ का इसी तरह ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। इस बार एक सीट तो दोस्त लेकर रहना है। बाय बाय।